एक तरफ तो कभी वक्फ के नाम पर, कभी रमजान के नाम पर, कभी ईद के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें हो रही, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। अखिलेश यादव को ही देखिए, रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव फंसे हुए हैं। अब खुद अखिलेश अपने ही बयान में घिर गए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया। अखिलेश ने योगी पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमको सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे थे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि गाय और गौशाला पर बयान अखिलेश यादव को कैसे भारी पड़ रहा है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सोचिए बॉस, अखिलेश यादव यदुवंशियों का नेतृत्व करते हैं, यादव वोट भर भर के लेते हैं और इनको गौशाला से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव खुद यदुवंशी हैं जिनका गोपालन से पुराना नाता रहा है। ऐसे में अखिलेश अब अपने ही बयान पर बुरी तरह फंस गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले परिवार से और क्या उम्मीद कीजिएगा बॉस। अखिलेश को बूचड़ खानों से तो बदबू नहीं आती, गोमाता का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। यदुवंशी होकर भी गाय और गौशाला का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है। भाई बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव को गौशाला के मुद्दे पर क्या तगड़ा जवाब दिया है। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। वो परिवार जो राम भक्तों पर गोली चलाता हो, वो परिवार जिसने कार सेवकों को सरेराह हत्या की हो, उस परिवार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए, वो गौ माता का मजाक उड़ा रहे हैं। को बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। अखिलेश यादव के बयान से गौशाला संचालक और गाय पालने वाले भी नाराज हैं। गौशाला संचालक और गौ पालकों का सीधा कहना है कि अखिलेश को सनातन संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश अब दूसरे समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश और उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र फैक्ट्री बनवा रहा था मैं। सुनिए लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गोपालकों ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है। जिस तरह उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यदुवंशी, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्होंने गाय माता की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया। दुर्गंध तो नहीं आती है सर, बहुत ही अच्छी सफाई रहती है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, दुर्गंध नहीं आती है। अखिलेश जी को आ रही है? अरे उनको आ रही होगी ना, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं रोज। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध गौ माता से नहीं, उनके कुंठित विचारधाराओं से आ रहा है। गौशाला में दुर्गंध बताने वाले अखिलेश यादव को बागेश्वर बाबा ने भी तगड़ा जवाब दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि गौशाला में बदबू नहीं, भगवान कृष्ण की याद आती है। अखिलेश को अगर बदबू आती है तो भगवान जाने कैसी नाक है उनकी। सुनिए बागेश्वर बाबा। भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। आपने अपनी नाक का कमाल है, आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। गौशाला में हमें बदबू नहीं आती है, गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है, गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया, गोविंद का मतलब भारत का आने वाला भविष्य पीछे पीछे गया, गोविंद का मतलब इस देश का प्रेम पीछे पीछे जिस गौ माता के पीछे दौड़ाओ, वहां हमें बदबू नहीं आती, वहां तो हमें सुगंध आती है। हालांकि समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है जिसके नेता सनातन संस्कृति पर विवादित बयान दे रहे हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे सनातन पर विवादित बयान देने की होड़ मची हुई, और इस रेस में कांग्रेस के नेता भी बराबर शामिल हैं। अखिलेश यादव को गौशाला से बदबू आती है तो कांग्रेस के नेता साधु संतों को छुट्टा सांड बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र कुमार सिंह, इन्होंने साधु और संतों को बीजेपी का प्रचारक बताते हुए सांड तक कह दिया।
राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि साधु संतों बाबा बैरागियों को सनातन का प्रचार करने के लिए छोड़ दिया गया। ये सभी सांड की तरह दूसरों का खेत चर रहे हैं। सुनिए कांग्रेस विधायक का बयान। सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेत। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस में जैसे होड़ लगी है कि कौन सनातन को ज्यादा भला बुरा कह सकता है। ये लोग बीजेपी पर हमला करते करते सनातन धर्म और संस्कृति पर विवादित बयान देने लगे और इसी वजह से बीजेपी सवाल उठाती है कि इन पार्टियों को बीजेपी से ज्यादा सनातन से दिक्कत है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल हुआ, विवाद बढ़ा तो राजेंद्र कुमार सिंह सफाई देने लगे। जरा इनकी विधायक साहब की सफाई भी सुनिए। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है, और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है। सही बात है, सब उपमा ही है। इसीलिए आपकी पार्टी का यह हाल है कि सीट नहीं आती, बाद में मीडिया को कोसिएगा, जुडिशरी को कोसिएगा, इलेक्शन कमीशन को कोसिएगा, ईवीएम को कोसिएगा। खुद अपनी जमीन जो है वो कैसे खा गए हैं वो नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर वोट बैंक के लिए अलग ही लेवल पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान होने के बाद भी सनातन से प्रभावित हो रहे हैं, भारत से प्रभावित हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ऐसा काम किया जिससे कई लोगों को मिर्ची लग गई। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें वो एक खास घड़ी पहने दिख रहे हैं। सलमान खान की यह घड़ी भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। सलमान खान की इस घड़ी को और करीब से देखिएगा तो पता चलता है कि यह घड़ी खास क्यों है। इस घड़ी में भगवान राम की तस्वीर है, अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तस्वीर है, भगवान हनुमान भी घड़ी में दिख रहे हैं और घड़ी के डायल के किनारे जय श्री राम लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जबकि सलमान खान मुसलमान होकर भी भगवान राम और राम मंदिर वाली घड़ी पहने हुए हैं, उनको दिक्कत नहीं। सलमान खान की इस घड़ी के बारे में आपको और जानकारी देता हूं। घड़ी को जैकब एंड कंपनी ने बनाया है। घड़ी का नाम एपिक एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 है। घड़ी की कीमत 34 लाख रुपए है। यह स्पेशल एडिशन की वॉच है। घड़ी से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया गया है। खैर, ये पॉलिटिक्स तो इसी तरह से चलती रहेगी, इन लोगों का हिसाब नहीं बदल सकता। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, मोदी ने कैसे देश बदला। अमेरिका में मंदी, चीन में मार्केट क्रैश, इधर पीएम मोदी को सबसे बड़े टेस्ट में 100% नंबर कैसे आ गया। मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस मिडिल क्लास के लिए अब गजब का गिफ्ट आने वाला है क्या, अब इसका चैप्टर। एक तरफ तो देश का माहौल बिगाड़ने का हर संभव प्रयास सड़क पर चल ही रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप लगे हुए हैं देश की इकोनॉमी को सड़क से उठाकर पटरी पर लाने और फिर वहां से सीधा रॉकेट बना देने में। और उसका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है। जब दुनिया भर की इकोनॉमी मंदी में है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मोदी न सिर्फ देश की इकोनॉमी को नई उड़ान दे रहे हैं बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी बीते कुछ दिनों में तोहफों की झड़ी लगाकर रख दी है। अब मिडिल क्लास के लिए कौन सी मोदी टैक्सी और मोदी इंश्योरेंस आने वाला है, उससे क्या फायदा होगा, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। पहले वो आंकड़े देख लीजिए जिन्हें देखकर दुनिया शॉक्ड है बॉस। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था डबल कर दी है, डबल। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2.1 ट्रिलियन थी, 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी 103% की ग्रोथ बीते 10 साल में। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने भारत के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा था। इसे लेकर कुछ नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने पीएम मोदी का बड़ा मजाक उड़ाया। तब लोग कमेंट कर रहे थे कि हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी कम स्पीड से बढ़ रही थी तो उनको लगा कि टारगेट ही नहीं पूरा होगा,
इसमें तो सालों लगेंगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है उसे देखकर सब सन्नाटे में चले गए। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत की एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है और मोदी की टैक्सी, मोदी का इंश्योरेंस, ये क्या कमाल होने वाला है। और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चमत्कार इसलिए है क्योंकि दूसरे देश पिछले 10 साल में इस तरह की ग्रोथ के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। दूसरे देशों की ग्रोथ भी आपको बताता हूं। 2015 से 2025 तक 10 साल में बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी ग्रोथ रही है उसको देखिए। भाई भारत का हमने आपको बताया कि भारत 103% बढ़ा है पिछले 10 साल में, लेकिन चीन 75% की ग्रोथ ही रजिस्टर कर पाया, अमेरिका 65% बढ़ पाया, कनाडा 49%, जर्मनी 43%, फ्रांस 34% की बढ़त बीते 10 साल में हासिल कर पाया, इटली 33%, ब्राजील 28% और यूके 27%। ये दूसरों का रिपोर्ट कार्ड देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत कैसे टॉपर ही नहीं, एक्सेप्शनल नंबर के साथ टॉपर रहा है बीते 10 साल। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी और दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया। पहले आप दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सुनिए, किस तरह भारत ने पिछले 10 साल में रैंकिंग बढ़ाई है। भाई 2014 में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 10वें नंबर पर होता था जब मोदी आए थे। 2025 में भारत 5वें नंबर पर है। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान ही बचे हुए। भारत ने 10 साल में 5 पायदान का जंप लगा लिया, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया। जबकि दूसरे देशों का हाल देखिए कि बीते 10 साल में जापान की रैंकिंग 2014 में 3 पर थी, वो गिर के 4थे पे आ गया। यूके की रैंकिंग 5वें पे थी, वो गिर के 6ठे पे आ गया। फ्रांस 6ठे से गिरा तो 7वें पे आ गया। ब्राजील 7वें से गिरा 10वें नंबर पे पहुंच गया और भारत टॉप 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 चढ़ते हुए 5वें।